दोस्तों नमस्कार। नेशनल व्हील्स मीडिया पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव अभी घोषित नहीं हुआ है। उम्मीद है कि अगले एक सप्ताह या 10 दिनों में लोकसभा का चुनाव निर्वाचन आयोग घोषित कर देगा। आचार संहिता लागू हो जाएगी, लेकिन इसके पहले ही पूरे देश भर में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। यह गर्माहट भारतीय जनता पार्टी की ओर से 195 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के साथ और तेज हो। बिहार में इंडी गठबंधन ने एक बड़ी रैली करके यह संकेत दिया कि वह मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन देश भर में कितनी मजबूती के साथ लड़ेगा यह चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन के सीटों की संख्या को 400 के पार बताया है। खुद भारतीय जनता पार्टी 370 से अधिक सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। जिन 195 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, भाजपा का मानना है कि उनमें से अधिकतर सीटें वह जीत करके 2024 का आम चुनाव फतह करेगी। यह तो पूरे देश की बात हुई। 400 सीटें भाजपा कैसे जीतेगी? मतलब भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीटें कैसे जीतेगा, इस पर एक अलग बहस होगी। आज हम केंद्रित कर रहे हैं विषय को उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 80 में से 51 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इसमें ज्यादातर पुराने जो 2019 में जीते हुए लोकसभा सदस्य थे, उन्हीं को मैदान में उतारा गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से नाम है, लखनऊ से राजनाथ सिंह का नाम है। अयोध्या जैसी लोकसभा सीट से 2014 से लगातार जीतते आ रहे, यानी लगातार 2 लोकसभा चुनाव जीत चुके लल्लू सिंह का नाम है। वह अयोध्या जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में या कहिए चुनाव के पहले बढ़त दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भगवान प्रभु श्री राम के 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पूरे देश में माहौल राममय है। इस राममय माहौल में भाजपा यह मानकर चल रही है कि उसका जीतना तय है। जीत के पीछे उसके अपने काम भी है। भाजपा दावा कर रही है कि पिछले 10 सालों में उसने जो काम किया वह पिछली मनमोहन सरकार के 10 सालों के कार्यों की तुलना में मीलों आगे है। इसके लिए वह तमाम डेटा भी सामने ला रही है कि कैसे उसने काम किए, कितना ज्यादा काम किया और उसके काम से भारत के लोग, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग किस तरह से प्रभावित हुए। कोरोना जैसी महामारी आने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था कुलांचे मार रही है। दुनिया भर की प्रमुख संस्थाएं हैं, उनके अनुमानों से भी ज्यादा तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। इन कार्यों का श्रेय प्रधानमंत्री को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लाभ पाएंगे, यह तय है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिन लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा अभी नहीं की गई है, वह सीटें बेहद महत्वपूर्ण है और उनमें जो प्रत्याशी उतारे जाने हैं उन्हें लेकर अब असमंजस, संदेह, आशंकाओं के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। पहला एक उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं, रायबरेली और अमेठी, जो भारतीय जनता पार्टी
कि 370 से अधिक सीटों के जीतने में इन सीटों का भी योगदान पार्टी चाहती है, लेकिन कांग्रेस के लिए यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सीटें हैं। रायबरेली से सोनिया गांधी 2019 में सांसद बनी थी। अभी 2024 के आम चुनाव के पहले उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया और अब राज्यसभा यानी उच्च सदन पहुंच चुकी है। रायबरेली से वह 2024 का आम चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनकी जगह कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाएगी? गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति रायबरेली की कांग्रेस की परंपरागत सीट को जीत पाएगा या गांधी परिवार की साख रायबरेली में डूब जाएगी? यह आम चुनाव इसका भी फैसला करेगा। यह बेहद महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी रायबरेली की सीट कांग्रेस से छीनने के लिए किसे उम्मीदवार बनाती है। इसके ठीक बगल में सटी हुई अमेठी लोकसभा क्षेत्र है, जिससे वर्तमान में स्मृति ईरानी सांसद हैं, जिन्होंने 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पराजित किया था। राहुल गांधी को ऐसा कहा जाता है कि हार का डर पहले से ही सताने लगा था, इसीलिए उन्होंने केरल की वायनाड सीट से भी पर्चा दाखिल किया था, प्रत्याशी बने थे और वायनाड से जीते, अमेठी से हार गए, यानी डर उनका सच में तब्दील हो गया। अब 2024 के आम चुनाव में अमेठी सीट को दोबारा जीतने के लिए क्या रणनीति अपनाती है, कौन सा प्रत्याशी वहां ऐसा दमदार उतारती है जो स्मृति ईरानी को चुनौती दे सके। फिलहाल पिछले 5 वर्षों में राहुल गांधी अमेठी को लगभग भूले हुए हैं, जबकि स्थानीय लोग बताते हैं कि स्मृति ईरानी सभी तीज त्योहारों में, बड़े अवसरों पर, महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर अमेठी जरूर पहुंचती है और अमेठी के लोगों को वह भूलती नहीं है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उनकी तरफ से संदेश आते हैं, गिफ्ट के पैकेट भी आते हैं जो लोगों को लुभाते हैं। शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों में भी स्मृति ईरानी के प्रतिनिधि पहुंचते रहते हैं। अब इन 2 सीटों से आगे की बात करें, उनमें भी गांधी नाम जुड़ा हुआ है। एक सीट है अमेठी से सटी हुई सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में मेनका गांधी सांसद है और उनके बेटे वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद हैं। मेनका गांधी की सुल्तानपुर में सक्रियता ना के बराबर है। उन्हें टिकट मिलेगा, इसमें सुल्तानपुर के लोग संदेह जता रहे हैं। यदि टिकट मिला तो उनकी सीट फंस भी सकती है, इसकी आशंका ज्यादा है। पार्टी भी उनकी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, इसलिए यह माना जा रहा है कि मेनका गांधी इस बार सुल्तानपुर से प्रत्याशी नहीं रहेंगी। क्यों प्रत्याशी नहीं होगी? इसका साया उनके पुत्र वरुण गांधी की जुबानों से भी प्रकट होता रहा है। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के बावजूद बीते 5 वर्षों से लगातार भाजपा के खिलाफ आक्रामक रहे हैं। उनकी बातों को, उनके भाषणों को आधार बनाकर विपक्ष के नेताओं ने भाजपा पर हमले किए। कई बार ऐसी खबरें भी आई कि वरुण गांधी अपने परिवार में, यानी गांधी परिवार में वापस होना चाहते हैं। वापस होंगे या नहीं होंगे यह तो आगे आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन आम चुनाव में पीलीभीत से वरुण गांधी और सुल्तानपुर से मेनका गांधी, यानी मां बेटे को भाजपा टिकट देगी या नहीं देगी, यह अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। हालांकि दोनों लोगों को टिकट मिलने की संभावना ना के बराबर जताई जा रही है। अब आते हैं 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है। महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और
केंद्र सरकार भारी धन खर्च कर रही है, तमाम बड़ी योजनाओं को यहां जमीन पर उतार रही, धरातल पर उतार रही है। शहर और आसपास के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि प्रदेश की और देश की सरकार उनके जिले में काफी धन खर्च कर रही है। प्रयागराज की दोनों सीटों पर, फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का 2014 से ही कब्जा है। 2019 में फूलपुर से केसरी देवी पटेल ने जीत हासिल की थी। इलाहाबाद संसदीय सीट से डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने जीत हासिल की थी। अभी पहली लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों सांसदों को मैदान में उतारने का ऐलान नहीं किया है। पिछले करीब साल भर से इस बात की चर्चा जिले की राजनीति में चल रही है कि दोनों सांसदों के टिकट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कुछ भी तय नहीं है। इसके कारण जिले में भाजपा के अन्य तमाम नेता दोनों सीटों पर दावेदारी जता रहे हैं। बगल की एक सीट है, प्रयागराज के बगल की सीट है कौशाम्बी, जहां से विनोद सोनकर सांसद हैं। कौशाम्बी की सीट पर विनोद सोनकर लगातार दो बार सांसद हैं, 2014 और 2019 में वह जीते हैं, लेकिन इस बार उनको टिकट मिलेगा यह भी अभी तय नहीं है। 6 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक होने जा रही है, जिसमें बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होने की संभावना है। देखते हैं उसमें इन सीटों पर इनके नाम घोषित होते हैं या नहीं। एक और महत्वपूर्ण सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद है संघमित्रा मौर्य। बदायूं की सीट है वह, जिससे वह सांसद है। उनके पिता है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले उन्होंने सरकार से बाहर जाने का रास्ता अपनाया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी में रहते हुए उन्होंने सनातन धर्म, हिंदू धर्म पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ा। कई ऐसे सब हिंदू देवी देवताओं के लिए, तुलसी बाबा के लिए, श्री रामचरित मानस के लिए ऐसे ऐसे घृणित शब्दों का स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तेमाल किया, जिसे लेकर आम जन में तो विरोध हुआ ही। समाजवादी पार्टी के भी कई नेताओं ने इस बात का खुला विरोध प्रकट किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के शब्दों से उन्हें समाज में जाने में दिक्कत हो रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने खुले तौर पर कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध नहीं किया। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा भी छोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी बेटी संघमित्रा भाजपा की सांसद है। ऐसी परिस्थितियों में संघमित्रा को टिकट मिलेगा या नहीं, यह आगे 2-4 दिनों में साफ हो जाएगा। कैसरगंज के सांसद और पहलवान के तौर पर जाने पहचान रखने वाले, विवादों में घिरे रहने वाले बृजभूषण शरण सिंह की सीट भी है, जिसका फैसला भाजपा ने अभी नहीं किया है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह पार्टियों को अदल बदल कर लंबे समय से अपनी सीट जीतते रहे हैं। वह जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर माने जाते हैं। जो विवाद खड़ा हुआ था वह विवाद पहलवानों के चयन को लेकर था और इसमें उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, जिसकी सुनवाई न्यायालय में हो रही है। विभिन्न चरणों में वह सुनवाई है, उसमें बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फैसला आएगा या पक्ष में आएगा, यह न्यायालय के फैसलों पर निर्भर करेगा। लेकिन 24 के चुनाव में उनका टिकट बचेगा या कटेगा, यह भी उन विवादों के कारण काफी कुछ सशंकित माना जा रहा है।
आगे आने वाले वीडियो में हम फिर लोकसभा चुनाव को लेकर आपके सामने आएंगे।